शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, हम लोगों की ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो चल रही है उसमें हम लोग क्लास 12 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों की बातचीत टाइप्स ऑफ रिलेशन तक पहुँच चुकी है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध के बारे में और प्रतिसम्मित संबंध के बारे में अच्छे से सीख चुके हैं। हम आपको लास्ट वीडियो में प्रतिसम्मित संबंध के पूरे कंसेप्ट को बताए थे और उसके ऊपर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स को बताए थे, जिसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को पीछे करके या 2 बार में आप देख चुके होंगे। अच्छे से नोट्स आपने बना लिया होगा, सारी बातों को समझ गए होंगे। हम आपको सबसे लास्ट वीडियो में ये बताए थे कि कभी कभी कोई संबंध इस प्रकार होता है कि जो सम्मित भी हो सकता है और उसी कंडीशन में वह प्रतिसम्मित भी हो सकता है। हम लोग आज ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दिया गया संबंध सम्मित भी होता है और प्रतिसम्मित भी होता है। सर हमारी बात ध्यान से समझेंगे। हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, मान ले रहे हैं हमारा एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और यह जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट ए के ऊपर बनाया गया है। और अगर R1 बराबर हमारे पास दिया गया हो 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, तो इस रिलेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें और हमें बताना हो कि यह दिया गया रिलेशन, हम लोग सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं और एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें बताना हो कि दिया गया संबंध सममित संबंध है कि प्रतिसम्मित संबंध है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। सम्मित संबंध है कि प्रतिसम्मित संबंध, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम लोग इसके सम्मित संबंध पे आते हैं तो हम लोग जानते हैं सम्मित होने के लिए किसी भी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध सम्मित कब होता है, जब उस समुच्चय के किन्हीं 2 अवयवों ए और बी के लिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी हो और इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी हो, तो हम लोग उसको सम्मित संबंध कहते हैं। और प्रतिसम्मित संबंध के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई समुच्चय दिया गया है तो अगर हमें ए कामा बी रिलेशन में दिखाई दे रहा है तथा बी कामा ए रिलेशन में दिखाई दे रहा है तो इंप्लाइज दैट ए और बी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पे R1 बराबर लिखा गया है 1 1 2 2 और 3 3। हम लोग अगर सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले इसकी जांच करें, सिमेट्रिक मतलब सममित के लिए अगर हम लोग सबसे पहले इसकी जांच करें तो सममित के लिए हम लोग देख रहे हैं हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 है। इसका अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो हमें 1 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को एक ही बार सेट बनाते समय लिखते हैं तो 1 1 का जो व्युत्क्रम है वह इसी में अवेलेबल है, 1 1 का जो उल्टा है 1 1 वह इसी में अवेलेबल है, क्योंकि समुच्चय बनाते समय किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, अर्थात किसी ऑर्डर्ड पेयर की पुनरावृत्ति यहाँ नहीं हो सकती है। तो 1 1 का व्युत्क्रम 1 1 ही होता है, यानी अगर ये इसको हम लोग ए बी की तरह बिहेव कराएं तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वह बी कामा ए के रूप में प्राप्त होगा, इसका रिफ्लेक्शन बी कामा ए के रूप में प्राप्त होगा। तो अगर ए बी से बिलोंग कर रहा उसी कंडीशन में बी ए भी रिलेशन में पाया जाए तो हम लोग उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे 1 1 का जो रिफ्लेक्शन है 1 1 वो उसी में विद्यमान है, इसी प्रकार 2 2 का भी उसी में विद्यमान है, इसी प्रकार 3 3 का भी उसी में विद्यमान है। तो इस प्रकार हम दिए गए रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। हम आपको कल बताए थे अगर एंटी सिमेट्रिक हमें जज करना हो या हमें एंटी सिमेट्रिक की पहचान करनी हो, आइडेंटिटी करनी हो, पहचान करनी हो, तो हम आपको बताए थे जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो पीडी होता है, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब जिसमें कोई अवयव स्वयं के साथ रिलेट करता हुआ ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो उसको प्रिंसिपल डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और हम आपको कल बताए थे जहां प्रिंसिपल डायगोनल के रूप में आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वहां पे दिया गया संबंध क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो स्वयं का स्वयं से संबंध प्रदर्शित करता हुआ ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है, यानी ए कामा बी भी है और बी कामा ए भी है, क्योंकि एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि इंप्लाइज दैट ए बराबर बी है। तो इस प्रकार से यह एंटी सिमेट्रिक रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो जब कोई ऐसी स्थिति हमें रिलेशन में बनती है किसी सेट के ऊपर जिसमें हमें केवल ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दिए होते हैं जिसमें जो अवयव हमें दिखाई देते हैं वह आर नियम द्वारा स्वयं से ही संबंधित
हो जाते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम लोग उसी समय सिमेट्रिक भी कह सकते हैं और उसी समय क्या कह सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा कि अगर कोई रिलेशन किसी सेट पे इस प्रकार बनाया गया हो जिसमें हमें स्वयं से रिलेट करते हुए ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दें तो वह सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एक दशा में एक साथ होगा। जैसे हम मान लेते हैं ए बराबर दिया गया है ए बी सी डी और इसके ऊपर एक रिलेशन बनाया गया है ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और डी कॉमा डी। अब अगर कोई पूछे बताइए यह रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि यह रिलेशन सिमेट्रिक है क्योंकि हर ऑर्डर्ड पेयर का जो रिफ्लेक्शन है वह स्वयं के अंदर ही मौजूद है। ए कामा ए का स्वयं में, बी कामा बी का स्वयं में, सी कामा सी का स्वयं में, डी कामा डी का स्वयं में। यहाँ स्वयं कहने का मतलब है ए कामा ए का जब आप रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो ए कामा ए ही प्राप्त होगा, लेकिन हम लोग दो बार ऑर्डर्ड पेयर थोड़ी लिखेंगे क्योंकि सेट बनाते समय हर चीज एक बार लिखी जाती है, तो ऑर्डर्ड पेयर भी एक बार लिखा जाएगा। तो ए कामा ए का रिफ्लेक्शन इसी में मौजूद है, बी कामा बी का इसी में मौजूद है, सी कामा सी का इसी में मौजूद है, डी कामा डी का इसी में मौजूद है। तो इस प्रकार यह सिमेट्रिक हो गया। और अगर हमें ये देखना हो कि यह रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम लोग एंटी सिमेट्रिक ले जानते हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं अर्थात स्वयं से रिलेट करने वाले आर नियम द्वारा जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं अगर वह एक साथ सारे के सारे मौजूद होते हैं तो उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक कहते हैं, जिसमें ए बराबर बी होता है अर्थात पहला और दूसरा अवयव बराबर होता है। तो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको कह सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल होने के कारण और स्वयं से आर नियम द्वारा रिलेट होने के कारण ये अपने आप में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो यहाँ पर हम लेने दो ऐसे उदाहरण की चर्चा कर ली, दो ऐसे प्रश्नों को देख लिया जिसमें दिया गया रिलेशन एक ही स्थिति में सिमेट्रिक की भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है और एंटी सिमेट्रिक की भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार हमारी बात एंटी सिमेट्री तक कंप्लीट हो गई। हम लोग अपने कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं, सब लोग सीरियस हो जाएं और अगले टॉपिक को अपने नोट्स पे लिखना शुरू करें। अगली हेडिंग सब लोग करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम लोग कहते हैं तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। इसको हम लोग कहते हैं तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। सो हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तत्समक संबंध के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं और तत्समक संबंध को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सब लोग हमारी बात समझें। एक शब्द होता है आइडेंटिकल, एक शब्द होता है आइडेंटिकल और आइडेंटिकल का मतलब होता है समान। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? समान। अगर कोई कह दे ये व्यक्ति इस व्यक्ति के आइडेंटिकल है, यानी एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के अनुसार कार्य करता है, जैसा कार्य पहला व्यक्ति करता है ठीक वैसा कार्य दूसरा व्यक्ति करता है। अगर एक लोगों का व्यवहार दूसरे व्यवहार या दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के जैसा होता है तो सब लोग कहते हैं ये दोनों लगभग अगर बिहेवियर में देखा जाए तो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब लल्ला होता है जैसा काम पहला अवयव करे वैसा ही दूसरा अवयव करे, जैसा पहला दिखे लगभग वैसा ही दूसरा दिखे। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग आइडेंटिकल कहते हैं। अब हमारी बात ध्यान से समझना। कोई अगर आपसे पूछेगा तत्समक संबंध की परिभाषा क्या है, तत्समक संबंध हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो आप उसको कैसे बताओगे? आप कहना कोई दिया गया संबंधार, कोई दिया गया संबंधार, कोई दिया गया संबंधार जो कि समुच्चय ए पर, जो कि समुच्चय ए पर बनाया गया है, जो कि समुच्चय ए पर बनाया गया है, जो कि समुच्चय ए पर बनाया गया है। कोई दिया गया संबंधार जो कि समुच्चय पर बनाया गया है तत्समक संबंध कहलाता है। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। तत्समक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि। कोई दिया गया संबंधार जो कि किसी समुच्चय पर बनाया गया है तत्समक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव आर नियम द्वारा
आर नियम द्वारा केवल स्वयं से संबंधित हो, उस आर नियम द्वारा केवल स्वयं से संबंधित हो। कोई दिया गया संबंध आर जो कि समुच्चय ए पर बनाया गया है तत्समक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव आर नियम द्वारा केवल, यहाँ पे ओनली शब्द याद रखना, केवल स्वयं से संबंधित हो, केवल स्वयं से संबंधित हो, रिलेटेड विथ ओनली इटसेल्फ, रिलेटेड विथ ओनली इटसेल्फ, रिलेटेड विथ ओनली इटसेल्फ। यानी लल्ला किसी कोई हमारे पास सेट ए है, उसके ऊपर कोई रिलेशन आर अगर इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि उस सेट के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक अवयव उस आर रिलेशन के नियम द्वारा या आर नियम द्वारा केवल स्वयं से संबंधित हो, तब इस प्रकार के संबंध को हम लोग तत्समक संबंध के नाम से जानते हैं। फिर से लोग ध्यान समझ लें, कोई रिलेशन आर सच दैट डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए is called identity relation if and only if all the elements of set A related to itself only by रिलेशन आर। चलो हमारी बात ध्यान सुनेंगे। एनी रिलेशन आर सच दैट डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, कोई भी ऐसा संबंध जो कि सेट ए से सेट ए पे डिफाइन किया गया है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, वह तत्समक संबंध कहलाता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, समुच्चय का प्रत्येक अवयव रिलेटेड संबंधित हो, टू इटसेल्फ मतलब स्वयं से, ओनली मतलब केवल स्वयं से संबंधित हो, बाय रिलेशन आर, दिए गए संबंध आर द्वारा, तब ऐसे संबंध को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध के नाम से जानते हैं। ये लल्ला इसकी हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा और गंभीरता से चर्चा करते हैं और इसको विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। हमारी बात सब लोग ध्यान से समझेंगे। सर अपने कॉपी में नोट में लिखेंगे तत्समक, नोट में पहला पॉइंट, तत्समक संबंध केवल तब होता है जब, तत्समक संबंध केवल तब होता है जब दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से आर नियम द्वारा संबंधित हो, केवल स्वयं से आर नियम द्वारा संबंधित हो। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तत्समक संबंध केवल तब होता है जब दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से और दिए गए आर नियम द्वारा संबंधित हो। दूसरा पॉइंट, कोई भी अतिरिक्त क्रमित युग्म संबंध आर में प्राप्त नहीं होना चाहिए, कोई भी अतिरिक्त क्रमित युग्म दिए गए संबंध आर में प्राप्त नहीं होना चाहिए। यानी स्वयं के अलावा या स्वयं से रिलेट करता हुआ कोई भी एक्स्ट्रा जो ऑर्डर्ड पेयर है वह दिए गए रिलेशन में नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा मिल गया तो हमारा दिया गया रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। यानी आइडेंटिटी होने के लिए केवल एक कंडीशन है कि उस सेट में जितने एलिमेंट दिए गए हैं सबका आर नियम द्वारा स्वयं से रिलेट करता हुआ ही केवल ऑर्डर्ड पेयर मिले, न उससे ज्यादा न उससे कम, एक्स्ट्रा नहीं हो सकता और उससे कम भी नहीं हो सकता। यानी जो भी सेट के एलिमेंट दिए गए हैं सब अगर आर नियम द्वारा खुद से संबंधित होंगे तभी जाके आइडेंटिटी होगा। कम रहेगा या कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, दोनों कंडीशन में नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं सबको आइडेंटिटी रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई व्यापक रूप में पूछेगा तो कह देना जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है जो सेट ए पे मान लीजिए बनाया गया है आइए, वह होता है A, सच दैट A बिलोंग्स टू सेट ए। किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आइडेंटिटी तब होगा अगर इसको हमें व्यापक रूप में लिखना हो तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होंगे क्योंकि वह स्वयं से संबंधित होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर A, A के रूप में प्राप्त होंगे सच दैट जो A है वह सेट ए से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो अगर साधारण शब्दों में कोई पूछेगा तत्समक संबंध किसे कहते हैं तो आप बताएंगे
किसी समुच्चय के जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं जब आर नियम द्वारा केवल स्वयं से संबंधित होते हुए ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में दिखाई देंगे, कोई एक्स्ट्रा दिखाई नहीं देगा, तो उस दिए गए संबंध को हम लोग तत्समक संबंध के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको तत्समक संबंध की एक एक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, और सारी बातों को आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि कब आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग कहेंगे। सो हमारी बात ध्यान से समझें। मान लेते हैं हमारे पास सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके ऊपर एक रिलेशन आर सेट ए से सेट ए के लिए बनाया गया है। इसका पहला हम R1 ले ले रहे हैं, दूसरा R2 ले ले रहे हैं और तीसरा हम R3 ले ले रहे हैं। आपको बताना है देख के डेफिनेशन के अनुसार और कंडीशन के अनुसार कि कौन कौन सा रिलेशन इसमें आइडेंटिटी को शो कर रहा है और कौन कौन सा नहीं शो कर रहा है। हमारी बात सब लोग ध्यान सुने। पहला रिलेशन हम बना रहे हैं 1 1 2 2 3 3। दूसरा हम बना रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3। तीसरा हम लोग बना रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। सब लोग तीनों रिलेशन को ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमारे पास दिए गए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और जो दिया गया रिलेशन है वह बाइनरी होने के कारण सेट ए से सेट ए पे परिभाषित है। पहला रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या दिए गए हैं? 1 1 2 2 3 3। ये दिया गया रिलेशन आइडेंटिटी कब होगा? जब जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वह आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित हों, और स्वयं से संबंधित होने के लिए किन किन ऑर्डर्ड पेयर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक अवयव एक है तो इसका स्वयं से रिलेट करता हुआ ऑर्डर्ड पेयर आर नियम द्वारा 1 1 आना चाहिए, 2 के लिए 2 2 आना चाहिए, 3 के लिए 3 3 आना चाहिए, 4 के लिए 4 4 आना चाहिए। अगर इन चारों के अलावा कोई एक्स्ट्रा हमें रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर दिखेगा तभी भी आइडेंटिटी नहीं होगा, और लेस दिखेगा मतलब इन चारों में से अगर कोई नहीं दिखेगा, कोई एक कम दिख जाएगा, 2 कम दिख जाएगा, तभी भी ये दिया गया रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। कब होगा? जब ये सभी एलिमेंट, सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर जितने लिखे गए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी ऑर्डर्ड पेयर एक साथ दिखेंगे तो वह दिया गया रिलेशन आइडेंटिटी होगा। इसके अलावा कुछ ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, किसी भी स्थिति में वो आइडेंटिटी नहीं होगा। पहले को हम लोग ध्यान से देखें। 1 1 अवेलेबल है, 2 2 अवेलेबल है, 3 3 अवेलेबल है। 1 1 अवेलेबल है, 2 2 अवेलेबल है, 3 3 अवेलेबल है, लेकिन 4 4 उपलब्ध नहीं है। और अगर 4 4 उपलब्ध नहीं है तो दिया गया रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन की श्रेणी में नहीं आ सकता। उम्मीद करते हैं पहला समझ में आया। कोई पूछेगा क्यों नहीं आइडेंटिटी है, तो आप कह देना क्योंकि 4 4 डजंट बिलोंग्स टू आर। 4 4 डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि क्रमित युग्म 4 4 उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम लोग दिए गए संबंध को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। आते हैं दूसरे पे। दूसरे में दिया गया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। यहाँ पे तो चारों अवेलेबल है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी अवेलेबल है। ये दोनों जो हैं ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हैं। और अभी हम आपको बता चुके हैं अगर एक भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा तो आइडेंटिटी नहीं होगा। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ गए, इसीलिए हम लोग इस दिए गए रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते। तीसरे पे हम लोग आते हैं। तीसरे को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। न कोई कम है उनसे जितना हमें आवश्यकता है, न ज्यादा, न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर लिखा गया है। और इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम लोग इसको आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध कहेंगे, और यह दिया गया रिलेशन आइडेंटिटी को शो करता है। तो उम्मीद करते हैं यह डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसमें 4 4 नहीं मौजूद है इसलिए आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें उनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मौजूद है ये इसलिए आइडेंटिटी नहीं है, और इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है आइडेंटिटी की। स्वयं से स्वयं को रिलेट करने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं है, कोई कम भी नहीं है, तो यह दिया गया संबंध आइडेंटिटी है। तो आपको आइडेंटिटी रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हमारा दिया गया संबंध आइडेंटिटी कहलाएगा और कब हमारा दिया गया संबंध आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। आप लोग सारी बातों को अच्छे से गंभीरता से समझ लिए होंगे। अब
आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये जो हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़े थे, यानी जो हम लोग स्वतुल्य संबंध पढ़े थे, वो अभी तो कुछ दिखने में ऐसा ही होता था। उसमें भी आप बताए थे स्व धन तुल्य किसी भी दिए गए अवयव का अगर स्वयं के समान ही ऑर्डर्ड पेयर आर नियम द्वारा प्राप्त हो जाए तो वहां पे भी स्वतुल्य होगा। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतुल्य संबंध में और तत्समक संबंध में क्या अंतर होता है। तो सब अपने कॉपी पे हेडिंग कर देंगे, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध की तुलना, की तुलना इंग्लिश में सॉल्व लिख लेंगे कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन, हम बिटवीन थोड़ा खतरनाक लिखते हैं सर, ऐसे लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कंपैरिजन बिटवीन रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है और जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, उनकी आपस में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो किन किन बिंदुओं पर वो समान प्राप्त होते हैं या समान दिखते हैं, किन किन बिंदुओं पे, और कहां कहां वो लोग डिफर होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। तो सर अपने कॉपी पे दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और लल्ला दूसरी तरफ लिख देंगे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहला पॉइंट सब लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी जो जिस सेट के ऊपर रिलेशन बनाया गया है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए भी उसके अंतर्गत जितने एलिमेंट आते हैं उन सभी एलिमेंट का आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित जो संबंधित होने वाले ऑर्डर्ड पेयर है वह मौजूद होने चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट, स्वयं से संबंधित, स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म, क्रमित युग्म प्राप्त होने चाहिए, स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म प्राप्त होने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए, स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म प्राप्त होने चाहिए। आइडेंटिटी में भी पहली बात सेम है, स्वयं से संबंधित, स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म, स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म प्राप्त होने चाहिए, स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म प्राप्त होने चाहिए। यानी अगर किसी सेट का एलिमेंट 1 2 3 दिया गया है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए भी पहली कंडीशन ये है कि 1 1 2 2 3 3 मिलना चाहिए, और आइडेंटिटी होने के लिए भी 1 1 2 2 3 3 मिलना चाहिए। यानी स्वयं से संबंधित आर नियम द्वारा जो ऑर्डर्ड पेयर हमें बन सकते हैं उन अवयवों से दिए गए समुच्चय के, हमें पहले वो दिखाई देने चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की भी कंडीशन है, आइडेंटिटी रिलेशन की भी कंडीशन है कि स्वयं से संबंधित ऑर्डर्ड पेयर यहां भी मिलने चाहिए और स्वयं से संबंधित ऑर्डर्ड पेयर यहां भी मिलने चाहिए। अगली बात, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो सकता है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर स्वयं के साथ जो स्वयं से आर नियम द्वारा रिलेट करते हुए ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर मिल जा रहा है रिफ्लेक्सिव में तो अपने को कोई समस्या लल्ला होने वाली नहीं है, हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर अगर रिफ्लेक्सिव में मिल जाएंगे स्वयं से संबंधित ऑर्डर्ड पेयर के अलावा तो हमारे पास कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिव के लिए चल सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर कभी नहीं प्राप्त होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर कभी नहीं प्राप्त होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर कभी नहीं प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो गया तो हम कभी भी उस रिलेशन को आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो गया तो हम उसे रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात कोई भी स्वयं
संबंध रखने वाला, कोई भी स्वयं से संबंध रखने वाला, कोई भी स्वयं से संबंध रखने वाला ऑर्डर्ड पेयर दिए गए समुच्चय के अवयवों के आधार पर कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और यही सेम बात यहाँ पे भी है, कम नहीं होना चाहिए। सेम बात यहाँ पे भी सब लोग लिख देंगे, कम नहीं होना चाहिए। सेम बात यहाँ भी उतार देंगे, पूरा उतार देंगे, कम नहीं होना चाहिए। क्या कम नहीं होना चाहिए? कोई भी स्वयं से संबंध रखने वाला ऑर्डर्ड पेयर दिए गए समुच्चय के अवयवों के आधार पर कम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कंपैरिजन करके जान पाए कि किस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं और किसको आइडेंटिटी कह सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराएं तो हमारी बात ध्यान समझें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव जो है स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म के लिए दिखाई दे रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं, और यहाँ पे भी स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर कभी नहीं हो सकता है। और स्वयं से संबंध रखने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें से कोई कम नहीं होना चाहिए दिए गए समुच्चय के आधार पर, और इसमें भी कम नहीं होना चाहिए। तो आपको मेन बात दूसरे पॉइंट में याद रखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर अगर रहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर अगर दिए गए रिलेशन में रहेंगे स्वयं से संबंध रखने वाले ऑर्डर्ड पेयर के अलावा, स्वयं से संबंध रखने वाले ऑर्डर्ड पेयर के अलावा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो वह हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होंगे तो कभी भी आइडेंटिटी नहीं कहा जाएगा, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर कभी नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो आइडेंटिटी कब होगा? जब एक्स्ट्रा प्राप्त नहीं होगा। केवल और केवल जितने अवयव दिए गए हैं समुच्चय में उसके स्वयं से संबंध रखने वाले ऑर्डर्ड पेयर ही मौजूद होने चाहिए। ये आइडेंटिटी में है। और यहां स्वयं के साथ साथ अगर स्वयं तक भी सीमित है तभी भी हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है तभी भी कह सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में कभी एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, तब हम लोग आइडेंटिटी कहेंगे। और रिफ्लेक्सिव में चाहे एक्स्ट्रा हो जाए चाहे एक्स्ट्रा ना हो, हम दोनों स्थितियों में उसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। तो एक 3 बात सब अपने कॉपी पे नोट कर लिए। अब इन तीनों बातों को नोट करने के बाद एक चौथी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को हम बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चौथी बात कौन सी सब लोग लिखेंगे? चौथी बात सब अपने कॉपी में लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध आवश्यक नहीं है, स्वतुल्य संबंध आवश्यक नहीं है, स्वतुल्य संबंध आवश्यक नहीं है कि तत्समक संबंध हो, कि तत्समक संबंध हो। स्वतुल्य संबंध आवश्यक नहीं है कि तत्समक संबंध हो। और जबकि प्रत्येक तत्समक संबंध सदैव स्वतुल्य संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। जब कभी केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं अच्छी परीक्षाओं में तो वहां पे भी इसको स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, बताइए क्या प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक होता है, कि क्या प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है। तो आपको ये बात लर्न करनी है, याद करनी है, पता करनी है कंसेप्ट के द्वारा कि स्वतुल्य संबंध जो होगा वह आवश्यक नहीं है कि एक तत्समक संबंध हो। मतलब हर स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं हो सकता है, कुछ हो सकते हैं लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं बन सकता है। लेकिन प्रत्येक तत्समक संबंध जो होता है वह हमेशा स्वतुल्य संबंध बनता है। तो जो तत्समक होगा वो स्वतुल्य होगा, जो तत्समक होगा वह स्वतुल्य होगा, जो तत्समक होगा हमेशा स्वतुल्य होगा, जो तत्समक होगा वो हमेशा क्या होगा? स्वतुल्य होगा। लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो स्वतुल्य होगा वो तत्समक भी हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो स्वतुल्य होगा वो तत्समक भी हो। यानी स्वतुल्य जो रहेगा वह तत्समक होगा कुछ कंडीशन में, केवल हर बार नहीं हो सकता, लेकिन जो तत्समक होगा वह हर कंडीशन में क्या होगा? स्वतुल्य होगा। तो हम इसकी पूरी
चर्चा कर लिए कि स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध की क्या कंपैरिजन हो सकती है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं जिससे इन सारी बातों को हम लोग और ज़्यादा क्लेरिफाई करते हैं और ज़्यादा स्पष्टता के साथ समझते हैं कि कौन से संबंध जो हैं वो आइडेंटिटी भी हैं, रिफ्लेक्सिव भी हैं, और कौन से आइडेंटिटी के साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी हैं, और कौन कौन से रिफ्लेक्सिव हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। सर हमारी बात ध्यान समझें। मान ले रहे हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, और ये एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए पे बनाया गया है। अब इसके अंतर्गत हमें 3 रिलेशन प्राप्त हो रहे हैं जो नियम दिया गया है। एक R1 प्राप्त हो रहा है, एक R2 प्राप्त हो रहा है और एक R3 प्राप्त हो रहा है। R1 में मान लीजिए दिया गया है 1 1 2 2 3 3। R2 में दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2, और अगला दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। हमें इन तीनों रिलेशन को देख के बताना है कि कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा दोनों है। सर हमारी बात ध्यान से समझें। कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन सा आइडेंटिटी है, कौन कौन सा दोनों है। चलो हमारी बात ध्यान समझें। सबसे पहला R1 वाले के लिए, R2 वाले के लिए और R3 वाले के लिए। चलो ध्यान से इसमें भरेंगे। अगर हम लोग पहले रिलेशन R1 की बात करें और जानना चाहें कि यह रिफ्लेक्सिव है कि आइडेंटिटी है, तो चलो ध्यान से देखें। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। हम लोग रिफ्लेक्सिव होने के लिए यह सीखे हैं कि दिए गए सेट का प्रत्येक अवयव R नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है अवयव, तो उसका स्वयं से संबंधित ऑर्डर्ड पेयर 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है। हम आपको बताए थे रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा हो भी सकते हैं और एक्स्ट्रा नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ एक्स्ट्रा नहीं है, फिर भी हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव तो कहेंगे। तो यहाँ पे सब लोग यस कर देंगे। अब देखिए आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने के लिए बताए थे जिस सेट के ऊपर बनाया जा रहा है रिलेशन, उसका प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलने चाहिए। देखिए क्या ऐसा है, स्वयं से केवल और केवल संबंधित है R नियम द्वारा और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है। इसका मतलब आइडेंटिटी की भी सारी कंडीशन फिल हो रही है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी है। यस, तो हम पहले रिलेशन द्वारा R1 द्वारा यह समझ पाए कि इस सेट A के ऊपर जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 हैं, ये दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि प्रत्येक अवयव R नियम द्वारा स्वयं से संबंधित है, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर नहीं भी होगा तभी भी रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिटी दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव R नियम द्वारा केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित है, एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिख रहा है, तो आइडेंटिटी भी है यानी तत्समक भी है। अच्छा, इस कंडीशन में इसका मतलब हम लोग देख पाए कि जो रिफ्लेक्सिव है वह आइडेंटिटी हो सकता है कुछ कंडीशन में, और ये वो कंडीशन है जिसमें यह रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम लोग R2 की बात करते हैं। अगर हम लोग R2 की बात करें, लाला ध्यान समझते जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है और स्थिरता के साथ बैठना पड़ता है। चलो हमारी बात ध्यान समझे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। जितने दिए गए सेट में एलिमेंट दिए गए R नियम द्वारा या R2 नियम द्वारा स्वयं से संबंधित हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर रहेगा तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। इसका मतलब R2 भी रिफ्लेक्सिव नियम को शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। लेकिन देखो क्या आइडेंटिटी है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, ये तो ठीक है, स्वयं से रिलेट करने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ गया, और जैसे ही एक्स्ट्रा आ जाएगा क्या हम उसको आइडेंटिटी कहेंगे? बोलो, क्या हम उसको आइडेंटिटी कहेंगे? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आने पे बताइए हम लोग आइडेंटिटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो ये वाला रिफ्लेक्सिव तो है R2 लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरे में ऐसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देख लिए जो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब कुछ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होते हैं वो आइडेंटिटी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आइडेंटिटी रिलेशन होना आवश्यक
नहीं है। सबको बात समझ में आ गई? थम्स अप करिएगा। चलो एकदम समझ गए हम कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी की क्या आपस में कंपैरिजन हो सकती है। हम लोग R3 को देखते हैं। अगर R3 को हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 और कुछ एक्स्ट्रा है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 और कुछ एक्स्ट्रा है। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे फिर भी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन क्या इस कंडीशन में आइडेंटिटी होगा? आप कहोगे सर जहां पे भी एक्स्ट्रा आ गया वहां पे आइडेंटिटी नहीं है, तो इस प्रकार से जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव है एंड आइडेंटिटी है, जो R2 है रिफ्लेक्सिव है आइडेंटिटी नहीं है, और जो R3 है वो भी रिफ्लेक्सिव है और आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आइडेंटिटी होगा तब रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, जब आइडेंटिटी होगा तब रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव होगा तो आइडेंटिटी हो भी सकता है और आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक और हम आपको बता रहे हैं इसी में, अगर R4 ले लें हम लोग और R4 में लिख दें 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, ये बताना ये आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है। तो आप कहोगे सर जी 1 1 2 2 3 3 तो है, लेकिन 1 1 2 2 3 3 है, 1 1 2 2 3 3 है, और हम एक एक्स्ट्रा कर ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 और मान ले रहे हैं 2 3। अब बताइए ये वाला रिफ्लेक्सिव है कि आइडेंटिटी है कि दोनों है? आप कहोगे सर जी 1 1 2 2 3 3 एक्स्ट्रा, 1 1 2 2 3 3 एक्स्ट्रा, इसका मतलब जो R4 है वह रिफ्लेक्सिव है, R4 रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लोग इस प्रकार से सारी बातों को समझ गए कि कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब आइडेंटिटी होगा, इनकी आपस में क्या कंपैरिजन है। सब लोग इन बातों को ध्यान से नोट कर लेंगे और ऐसे अपने कॉपी में जैसे यहाँ पे प्रोफार्मा बना के इसको लिखा गया है वैसे सब लोग लिख डालेंगे, जिससे आपको आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंपैरिजन समझ में आ जाए। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, R सच दैट x to x और x बराबर लिखा गया है 4 5 6 7। आपको इसके ऊपर 4 रिलेशन दे रहे हैं, आप देख के बताइए कौन सा दोनों है, कौन सा दोनों नहीं है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं, आपको देख के बताने हैं। सर ध्यान समझे, पहला 4 4 5 5 6 6 7 7, दूसरा है 4 4 5 5 6 6 7 7 6 7, अगला है 4 4 5 5 6 6 7 7 5 6 6 7, अगला है 4 4 5 5 6 6। सब लोग ध्यान से बताएंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा आइडेंटिटी। सब लोग देखें, सब लोग देखें, R1 की बात किया जाए 4 4 5 5 6 6 7 7 सब स्वयं से रिलेट करने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो आप कहोगे पहला रिफ्लेक्सिव है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है फिर भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिले चाहे मत मिले दोनों कंडीशन है। लेकिन इस बार आइडेंटिटी भी है, और क्योंकि आइडेंटिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, पहला दोनों है। फिर दूसरे में देखें 4 4 5 5 6 6 7 7, दूसरे वाले में 4 4 5 5 6 6 7 7 और कुछ एक्स्ट्रा भी है, एक्स्ट्रा आ जाएगा तो रिफ्लेक्सिव रहेगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं रहेगा। R3 को सब लोग ध्यान से देखें, 4 4 5 5 6 6 7 से 9, इस बार 2 एक्स्ट्रा हैं तो रिफ्लेक्सिव भी होगा आइडेंटिटी भी होगा। लेकिन R4 अब की देखें सब लोग ध्यान से, 4 4 5 5 6 6 है लेकिन 7 7 नहीं है, और जब 7 7 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, और जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो रहेगा वो आइडेंटिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो आइडेंटिटी रहेगा वह पक्का रिफ्लेक्सिव होगा। तो चौथा वाला ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर कम है, एक लेस है। तो जब लेस रहेगा तभी भी ना रिफ्लेक्सिव होगा ना आइडेंटिटी होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव रहेगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं रहेगा। केवल एक ही कंडीशन में रिफ्लेक्सिव भी होगा आइडेंटिटी भी होगा, तब जब केवल वही ऑर्डर्ड पेयर हमको दिखाई देंगे स्वयं के साथ रिलेट करते हुए जो हमें उस दिए गए समुच्चय के अवयव के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग अच्छे प्रकार से रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन का अंतर समझ पाए, उसका उदाहरण देख पाए, और इन दोनों उदाहरणों द्वारा हम लोग समझ पाए अच्छे से कि कब कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे, कब कब हम लोग क्या कहेंगे, उसको आइडेंटिटी कहेंगे। उम्मीद करते हैं सबको पूरी बात समझ में आ गई।
आप चलो अपनी हेडिंग डालेंगे अगली, चलो लिखेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, तुल्यता संबंध हम लोग देख रहे हैं। चलो अपनी अगली हेडिंग कर लेंगे इसको। कभी कभी किताब में इक्विवेलेंस रिलेशन भी लिखा रहता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो ध्यान समझे। और ये जो सवाल बता रहे हैं ये बोर्ड परीक्षा में या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा या तो 8 नंबर में पूछा जाएगा। जैसी क्राइटेरिया क्वेश्चन की बनेगी दोनों नंबर्स में कभी कभी पूछा जा सकता है। वैसे मैक्सिमम 8 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना इससे ज्यादा रहती है। चलो हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग तुल्यता संबंध के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए हमारी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंधार, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंधार तुल्यता संबंध कहलाता है। किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंधार तुल्यता संबंध कहलाता है। किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंधार तुल्यता संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि एनी रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। पहली कंडीशन, वह स्वतुल्य हो, वह स्वतुल्य हो, अर्थात 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 ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब हम लोग जिस सेट के ऊपर रिलेशन बना रहे हैं वह दिया गया रिलेशन तुल्यता संबंध को तब प्रदर्शित करेगा यदि और केवल यदि पहली स्थिति है कि वह क्या हो, स्वतुल्य हो। और स्वतुल्य होने का मतलब वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन क्या होती है, उस सेट के अंतर्गत जितने भी अवयव आ रहे हैं व्यापक रूप में, मान लीजिए अगर अवयव ए हो तो ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए आर से बिलोंग करने चाहिए फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब दिया गया संबंध सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। दूसरा, वह सममित हो, वह क्या हो, सममित हो। और सममित होने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर implies that ordered pair BA belongs to R for all A comma B belongs to set A। यानी वह सममित भी होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, वह संक्रमक हो, वह संक्रमक हो, अर्थात वह संक्रमक हो अर्थात यदि A कामा B belongs to R तथा B कामा C belongs to R implies that A comma C belongs to R for all A B C belongs to set A। तो लल्ला इस प्रकार से कोई दिया गया संबंध आर किसी समुच्चय पर जो बनाया गया है तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि वह स्वतुल्य भी हो, एक साथ सममित भी और संक्रमक भी हो। जो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रमक भी होगा। स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रमक भी होगा। कौन कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। जो तीनों एक साथ होते हैं उसी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। अगर इसमें से दो स्थितियां बने, तीसरी ना बने, तभी भी हम उसको इक्विवेलेंस नहीं कह सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए स्वतुल्य हो, सममित हो लेकिन संक्रमक ना हो, तभी भी इक्विवेलेंस नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई सममित हो, संक्रमक हो लेकिन स्वतुल्य न हो तभी भी तुल्यता नहीं हो सकता। तो यानी तुल्यता होने के लिए तीनों स्थितियां जिस प्रश्न में या जिस सवाल में एक साथ वेरीफाई होती हैं या फॉलो होती हैं उसी को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। सर अपने कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए सब लोग इस प्रकार से एरो डायग्राम द्वारा लिख लेंगे। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, प्लस सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए, प्लस ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए। जो दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव तीनों एक साथ होगा ऑल टुगेदर,
उसी को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको तुल्यता संबंध की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, उसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉपी पे इस प्रकार से लिख लिए होंगे। तो तुल्यता संबंध तक की बात आपको बता दी और ये भी बता दिए बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर तक के अंक हमें प्रदान कर सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें और अपने कॉपी पे नोट्स पे लिखते रहें। अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं, हम एक ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो हमें तुल्यता संबंध की तरह प्राप्त हो। सब हमारी बात ध्यान से समझेंगे। तुल्यता संबंध के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। सब हमारी बात ध्यान समझे। जैसे मान ले रहे हैं एक कोई रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए पे बनाया गया है। मान लेते हैं कोई एक रिलेशन है जो i से i पर बनाया गया है, इंटीजर से इंटीजर पे बनाया गया है, यानी पूर्णांकों के समुच्चय से पूर्णांकों के समुच्चय पर बनाया गया है। और रिलेशन इस प्रकार से है r बराबर यक्स कामा वाई सच दैट मॉड यक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है। मॉड यक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहां all of x y belongs to i, ध्यान से लोग देखें, एक रिलेशन है जो i से i पर परिभाषित किया गया है, जहां x y सच दैट मॉड x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहां all of x y belongs to i है। हमें बताना है कि यह दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कि दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक है, कि दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव है, कि दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस है। आपको इन चारों के बारे में बात करनी है। स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है कि तुल्यता है। और तुल्यता कब होगा? जब स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तब तुल्यता होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और आपको तरीका भी बता रहे हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे सब लोग दिया गया संबंध r such that i to i। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन रिलेशन r such that फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। दिया गया संबंध r such that i to i, और दिया गया संबंध का नियम क्या है? r बराबर ये लिख देंगे x कामा वाई such that मॉड x माइनस वाई 3 से विभाज्य है all of x कामा y belongs to r। अब क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, हिंदी में स्वतुल्य के लिए। सर ध्यान समझे, स्वतुल्य के लिए हम लोग इसको बाई एलिमेंट भी कर सकते हैं और हम लोग इसको व्यापक रूप में भी कर सकते हैं। हम आपको पहले एलिमेंट से बता रहे हैं, सर हमारी बात ध्यान समझें। अगर हमें स्वतुल्य के लिए इसको चेक करना हो तो हम लोग इंटीजर के सेट से, हम बताए थे स्वतुल्य के लिए केवल एक एलिमेंट लेते हैं, तो हम लोग अपने से कोई एक अवयव ले लेते हैं। माना कोई i ले लेते हैं, कोई इंटीजर ले लेते हैं। 3 एक पूर्णांक है तो हम लोग 3 ले रहे हैं। माना 3 एक स्वेच्छ मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार लिया गया। कोई 5 भी ले सकता है, कोई 10 भी ले सकता है, अपनी इच्छा से कोई भी इंटीजर लेना है। माना 3 एक स्वेच्छ अवयव है, तथा स्वेच्छ अवयव है अर्थात 3 belongs to i। अब ऑर्डर्ड पेयर स्वतुल्य के लिए क्या बन जाएगा? 3,3। और बताइए 3,3 इस नियम द्वारा r से बिलोंग करेगा कि नहीं? 3,3 बिलोंग करेगा, क्योंकि इंप्लाइज दैट x माइनस वाई की जगह मॉड में 3 माइनस 3 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे मॉड में 3 माइनस 3 से विभाज्य है। इंप्लाइज दैट क्यों? क्योंकि जब 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और जो 0 है वह 3 से क्या है? विभाज्य है। 0 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 सुनाई सुनना सब लोग जानते हैं। 0 3 से विभाज्य है, तो हमारा आर नियम द्वारा ये जो स्वतुल्य वाला है वेरीफाई हो गया। लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य है। फिर सब लोग देख लें, स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? दिए गए जो सेट दिया गया वहां से कोई एक स्वेच्छ अवयव अपने से ले लेंगे, अपने मन से कोई भी आप ले सकते हैं। हम लोग ले लिए माना 3 एक स्वेच्छ अवयव है अर्थात 3 belongs to i। अब ऑर्डर्ड पेयर स्वतुल्य के लिए क्या बनेगा? 3,3 r से रिलेट कर रहा है, क्योंकि मॉड में 3 माइनस 3 नियम के अनुसार 3 से विभाज्य चाहिए, और जब हम लोग 3 में से 3 निकालेंगे 0 आ जाएगा। 0 3 से क्या है? विभाज्य, यानी r नियम के द्वारा वेरीफाई हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे r क्या है? स्वतुल्य। सबको स्वतुल्य समझ में आया। अब हम लोग स्वतुल्य के बाद आगे बढ़ते हैं और सम्मित की बात करते हैं। अब हम लोग लिख रहे हैं सम्मित के लिए। दूसरा हम लोग लिखेंगे सममित के लिए। अगर हम लोग सम्मित की बात करेंगे तो हमें 2 अवयव चाहिए, तो हम लोग 2 अवयव ले लेंगे।
माना अवयव 3 और 1, माना अवयव 3 और 1 समुच्चय I से लिए गए हैं, समुच्चय I से लिए गए हैं, अर्थात 3,1 बिलोंग्स टू I। अब जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो सममित की पहली कंडीशन हम लोग जानते हैं, यदि पहला और दूसरा अवयव R से बिलोंग कर रहा है, पहला और दूसरा अवयव R से बिलोंग कर रहा है। हमें ऐसे लेने हैं जिसमें 3 से विभाज्यता लगे, तो अगर 3 और 1 लेंगे और उसका माइनस करेंगे 2 आएगा, वो 3 से विभाज्य नहीं होगा, कुछ और ले लेते हैं। यहाँ 3 ले रहे हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 9, 3 और 9। तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 3 और 9। तो जब हम लोग 3 और 9 पे वेरीफाई करेंगे तो R नियम को फॉलो करेगा, क्योंकि मॉड में आ जाएगा 3 - 9 और ये इसको हम लोग लिखेंगे 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि हम लोग 3 में से 9 घटाएंगे -6 आएगा और मॉड से बाहर निकालेंगे +6 आ जाएगा। 6 3 से क्या है? विभाज्य है। 6 3 से क्या है? विभाज्य है। तो हमारा A, B, R नियम द्वारा वेरीफाई हो गया। हम जानते हैं कि जब A, B, R से रिलेट करता है उसी समय पे B, A भी करना चाहिए। तो हम लोग पेयर बदलेंगे तो 9, 3 हो जाएगा, ये भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि 9 - 3 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से क्या है? विभाज्य है, क्योंकि जब इसको हम लोग हल करेंगे 6 आएगा, 6 3 से क्या है? विभाज्य है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, उसी कंडीशन में इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। और जब ए भी आर से बिलोंग करे, बी ए भी आर से बिलोंग करे, तो हमारा दिया गया रिलेशन कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सममित भी सिद्ध कर लिया और हम लोग लास्ट में लिख देंगे अतः दिया गया संबंध आर क्या है? सममित है। अतः दिया गया संबंध आर क्या है? सममित है। तो हम लोग स्वतुल्य देख लिए और सममित देख लिए। अब हम लोगों को देखना है ट्रांजिटिव। हम आपको बता चुके हैं ट्रांजिटिव के लिए, संक्रमक के लिए हम लोगों को 3 अवयवों की आवश्यकता होती है संक्रमक के लिए। अब हम लोग संक्रमक के लिए जब 3 अवयव लेंगे तो हम लोग इस प्रकार लेंगे जिससे पहला दूसरा नियम को फॉलो कर रहा हो तथा दूसरा तीसरा फॉलो कर रहा हो। तब हम लोग चेक करके देखेंगे क्या उसी कंडीशन में पहला तीसरा भी कर रहा है। तो हम लोग ले रहे हैं माना आई से लिए गए, आई मतलब इंटीजर के सेट से, माना आई से लिए गए कोई 3 स्वेच्छ अवयव, कोई 3 स्वेच्छ अवयव 3 9 12 है। 3 9 12 है। हम लोग 3 ले लिए 3 9 और 12। अब पहला देखते हैं 3, 9 आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि मॉड में 3 - 9 जो आएगा नियम के द्वारा वह 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको हल करेंगे 6 आ जाएगा। 6 3 से क्या है? डिविजिबल है, यानी 6 3 से विभाज्य है। तथा दूसरा क्या बनेगा? 9, 12। और जब इसको वेरीफाई करेंगे तो 9 जब मॉड के अंदर 9 - 12 लेंगे तो यह भी 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि जब घटाएंगे 3 आ जाएगा। 3 3 से क्या है? विभाज्य है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए, बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा ऑर्डर पेयर बी, सी आर से बिलोंग कर रहा है। 3, 9 आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इनका अंतर 6 आ रहा है। 6 3 से विभाज्य, और 9 और 12 में जब हम डिफरेंस ले रहे हैं तब 3 आ रहा है, 3 से विभाज्य। दोनों बातें सही हैं। जब ये दोनों बातें सही हैं तब इंप्लाइज दैट पहला तीसरा क्या हो जाएगा? 3, 12 ये भी आर से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि मॉड 3 - 12 3 से विभाज्य है। 3 - 12 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि जब 3 में से 12 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 जो है वह 3 से क्या है? विभाज्य है। 9 3 से विभाज्य है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, तब इंप्लाइज दैट ए, सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग संक्रमक के लिए यही पढ़े थे कि अगर 3 अवयव ए बी सी दिए गए हैं तो ए बी आर में पाया जाए, बी सी आर में पाया जाए, यानी ए बी आर से बिलोंग करे, बी सी आर से बिलोंग करे, तब इंप्लाइज दैट ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे तीनों कंडीशन एक साथ वेरीफाई हो रहे हैं। इसीलिए दिया गया संबंध आर क्या है? संक्रमक है। दिया गया संबंध आर क्या है? संक्रमक है।
तो इस प्रकार हम लोग तीनों बातें चेक कर लिए कि दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। और जब दिया गया संबंध तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, तो वह इक्विवेलेंस भी है। क्योंकि हम लोग इसके लिए लिख देंगे, हम जानते हैं कि जो संबंध स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रमक भी होता है, वह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। तो कोई पूछेगा क्या दिया गया रिलेशन तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ, दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस प्रकार हम लोग इस सवाल को लगा दिए, प्रूव कर दिए, या हमारा आंसर हो गया, दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो उम्मीद करते हैं आपको तुल्यता संबंध का ये सवाल समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की चर्चा अच्छे से की और सबको प्रूव करके देखे बाई एलिमेंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहां तक की बातों को समझ गए होंगे। हम लोग तुल्यता संबंध की बात तक की बातों को पढ़ लिए और इसके ऊपर एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग यहीं से आगे की बातों की चर्चा करेंगे और हम लोग कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन के और भी एग्जाम्पल लेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाई एलिमेंट भी देखेंगे, हम लोग व्यापक रूप में भी देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज आपको होमवर्क या प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आज की बातों को सब अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ के आएंगे तुल्यता संबंध तक की बात, जिससे हम लोग अगले वाले लेक्चर में 1 से 2 सवाल तुल्यता संबंध के लेंगे, जिससे हमारी बातें बहुत ज़्यादा हमें समझ में आए विस्तृत रूप से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग पढ़ते रहें और माता पिता का सम्मान करते रहें। और जो लोग पहली बार आए वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ और आगे की बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।